हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कालजयी रचना जो छायावाद की प्रतिनिधि रचना है कामायनी, उस पर चर्चा करेंगे। कामायनी के कलात्मक सौंदर्य, उसके शिल्प विधान को लेकर आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रौढ़तम कृति है। प्रारंभ तो जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में लेखन से किया था, पर धीरे धीरे वे काव्यिक भाषा ब्रज को छोड़ करके खड़ी बोली की ओर मुड़ गए। झरना, आंसू, लहर, ये उनकी काव्य यात्रा के विभिन्न विकास क्रम हैं और उसी क्रम में उनकी जो प्रौढ़तम कृति है वे कामायनी है, जो एक और इतिहास बोध से संपन्न है तो दूसरी ओर आधुनिक बोध से भी संपन्न है। तो कामायनी के शिल्प विधान को किस प्रकार से अपनी नवीनता के कारण, अपनी मौलिकता के कारण विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कामायनी के काव्य सौंदर्य को जानने के से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि कवि का काव्य कला विषयक क्या विचार है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद को जिस सूक्ष्मता के साथ, जिस ध्वन्यात्मकता के साथ, लाक्षणिकता के साथ लाया गया हिंदी साहित्य में, वह वास्तव में उससे पूर्व रचित भारतेंदु युग और द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता, उनकी स्थूलता के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में था। तो अब नवीन शैली आ रही है काव्य के संदर्भ में, कला के संदर्भ में, हिंदी साहित्य में एक नवीन शैली, एक नवीन वाक्य विन्यास लेकर के आ रहे हैं। तो सामान्य पाठक के लिए उसे समझना कठिन था, सामान्य पाठक को वे दुरूह, क्लिष्ट लग रही थी और आलोचकों ने भी छायावाद की इन विशेषताओं को, इन प्रवृत्तियों को, इन कलात्मक सौंदर्य को देखते हुए उन्होंने छायावाद पर अनेक आरोप भी लगाए। तो ऐसे में प्रसाद ने एक निबंध संग्रह की रचना की, काव्य कला और अन्य निबंध। तो उसमें काव्य कला को लेकर उनके जो विचार है, पहले हम वे जानते हैं, तो उससे हम कामायनी के शिल्प को जानने में सुविधा रहेगी। वहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि आभ्यंतर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा बाह्य स्थूल आकार से भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म आभ्यंतर भावों की व्यवहार में प्रचलित पद योजना असफल रही। उसके लिए नवीन शैली, नया वाक्य विन्यास आवश्यक था। हिंदी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्पृहणीय आभ्यंतर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी। शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमें एक तड़प उत्पन्न करके सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया। वास्तव में जो छायावादी कवि रहे, चाहे हम प्रसाद जी को देखें, पंत को देखें, निराला को देखें, महादेवी वर्मा को देखें, सभी के काव्य में स्वानुभूति की प्रधानता है, सूक्ष्म भावों की प्रधानता है। वे बाह्य स्थूल जगत से कटकर आभ्यंतर सूक्ष्म जगत की बात करते हैं और उस आभ्यंतर सूक्ष्म भावों को प्रस्तुत करने के लिए जो परंपरा से चली आ रही प्रचलित वाक्य विन्यास था, प्रचलित पद योजना थी, वह उस भावों को, उन सूक्ष्मता को, उन भंगिमा को अभिव्यक्त करने में असमर्थ थी। तो इसलिए छायावादी कवियों ने नवीन वाक्य विन्यास, नवीन प्रतीक, नवीन बिंब, नवीन अप्रस्तुत योजना को प्रस्तुत किया और वही उसी से ही वे अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाए और छायावाद हिंदी साहित्य में एक स्वर्ण युग के नाम से आधुनिक काल में माना गया। अब हम बात करते हैं मित्रों कामायनी की भाषा शैली को लेकर, क्योंकि कवि के मन में जो भाव, जो विचार, जो उसकी स्वानुभूति होती है, वे विभिन्न उपादानों में प्रकट होती है और उन उपादानों में सर्वसमर्थ उपादान भाषा शैली होती है। भाषा ही किसी कवि की अभिव्यंजना शिल्प की मूल पहचान होती है।
जयशंकर प्रसाद जी की भाषा की अगर हम बात करें तो उन पर बंगला संस्कार भी था, बंगला भाषा का संस्कार भी था। वे रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। भारतीय संस्कृति का प्रेम विशेष रूप से उन्हें अपने सांस्कृतिक विरासत को, अपने सांस्कृतिक पहचान को समाज की ओर, समाज के सम्मुख लाने के लिए प्रेरणा दे रहा था। तो कामायनी में एक और भावनाओं की सत्यता, व्यापकता और गहनता है, तो शैली में गरिमा, भव्यता और उदात्तता पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो चाहे हम विषय की दृष्टि से देखें, कथ्य की भाव की दृष्टि से देखें, अथवा हम उसकी रचना विधान की दृष्टि से देखें, तो भावनाओं में जहाँ सत्यता, व्यापकता, गहनता है, वहीं उसकी शैली में एक गरिमा है, एक भव्यता है, एक उदात्तता है। और जो उदात्तता, गरिमा की बात महाकाव्य के लिए विशेष गुण मानी जाती है, और कामायनी एक प्रबंधात्मक रचना है, महाकाव्य है, तो उसकी शैली में भी उस महाकाव्य की अनुरूप ही उदात्तता भी है, गरिमा भी है और एक भव्यता भी है। अब अधिकांशतः हमने देखा कि उससे पूर्व, विशेष रूप से रीति काल में, जब माधुर्य गुण का वर्णन होता है, जब श्रृंगार रस की रचना होती है, तो कोमल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, श्रुति मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब ओज गुण की प्रधानता है, वीर रस का या रौद्र रस का वर्णन करते हैं, तो वहाँ कटु वर्णों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वर्ण, हिंदी की वर्णमाला में कोमल और कटु दोनों तरह के वर्ण हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ भी हैं, महाप्राण ध्वनियाँ भी हैं। उसमें कोमल वर्ण भी है और द्वित्व वर्ण, कठोर वर्ण भी है। तो परंतु प्रसाद ने कामायनी में श्रुति मधुर शब्दों का प्रयोग अधिक किया, और इस श्रुति माधुर्य के कारण ही उन कामायनी में भाव सौंदर्य के साथ साथ नाद सौंदर्य की भी अभिवृद्धि हुई, क्योंकि जितनी कोमल पद विन्यास होगा उतनी ही अधिक नाद सौंदर्य की वृद्धि होगी, उतनी ही अधिक संगीतात्मकता की वृद्धि होगी, क्योंकि कामायनी में गीत प्रगीत भी है और कोमल कांत पदावली है। तो इसी विशेषता के कारण पूरी जो कामायनी की भाषा है वे माधुर्य गुण संपन्न रही, और श्रुति कटु शब्दों का अभाव ही रहा है। चाहे वे प्रलय का भयंकर रूप का भी वर्णन कर रहे हैं, कठोर भावों का भी वर्णन कर रहे हैं, परंतु वहाँ पर भी उन्होंने कोमल वर्णों का ही प्रयोग किया है। श्रुति कटु शब्दों का उसमें अभाव रहा है, और कठोर भावों में कोमल वर्णों का प्रयोग करते हैं, जिससे कोमल लयात्मक पद विन्यास कामायनी की विशिष्टता बन करके उभर करके आता है। तो ये तो हमने बात की उनकी भाषा की एक विशेषता को लेकर कि उसमें कोमल वर्णों का, श्रुति मधुर शब्दों का, वर्णों का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं उनका शब्द संयोजन, शब्द चयन कैसा है। कामायनी की अगर हम विषय को देखें, उसके कथ्य को देखें, तो वे एक ऐतिहासिक रचना भी है, दार्शनिक रचना भी है और मनोवैज्ञानिक रचना भी है। तो इतिहास के विषय को, दर्शन के विषय को, मनोविज्ञान के विषय को अगर प्रस्तुत करना है तो भाषा शब्दावली में तीनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, क्योंकि मनु की कथा एक ऐतिहासिक कथा है और जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वैदिक काल से, शतपथ ब्राह्मण से, उपनिषद काल से चली आ रही है, तो इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होना एक उसका अनिवार्य गुण है। तो इसीलिए प्रसाद जी तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे विकल, समीर, पीयूष, व्रज्या, प्रवाल, तिमिंगलो, ज्योतिर्गण, उन्मीलन, स्पंदित, व्यक्त, अभिराम, अनुरक्त आदि। तो अनेक शब्द आप कामायनी के छंद देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो संस्कृत की रचना है, इतने अधिक संस्कृत के शब्द हैं। और दार्शनिक दृष्टि से तो क्योंकि वो शैव दर्शन से प्रभावित थे, तो उनके जो
जहाँ भी दार्शनिक अभिव्यक्ति हुई है वहाँ दर्शन से जुड़े हुए शब्द चिति, महाचिति, त्रिलोक, कैलाश शिखर आदि ऐसे अन्य भूमा अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। और मनोवैज्ञानिक भावों को, भावों लज्जा का, आशा का, चिंता का, श्रद्धा का, तो विभिन्न मनोभावों का जब वे वर्णन करते हैं तो वहाँ उनकी शैली मनोवैज्ञानिक हो जाती है। तो इसी तरह से जब भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ शब्द तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द इस रूप में माने जाते हैं। तो कामायनी में अधिकांशतः तो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्दों की बहुलता है, पर प्रसाद जी ने कहीं कहीं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे निबल, सपना, किरण, पांत आदि। और क्योंकि ब्रज भाषा में उन्होंने रचना करना प्रारंभ किया था तो ब्रज भाषा का प्रभाव होने के कारण देश शब्द और देश शब्दों की आंचलिकता जो है, उनका जो एक देसीपन है, वे काव्य में, कामायनी में एक अलग ही आभा उत्पन्न कर देता है। जैसे पेगो शब्द, ठिठली शब्द, गैल शब्द, झिटका, लुटरी आदि शब्द। तो इस तरह से सभी प्रकार के शब्दों का विषय के अनुरूप उन्होंने सुंदर संयोजन किया है। और शब्द चयन में भी प्रसाद जी को पर्याप्त प्रौढ़ता प्राप्त है। उनके प्रारंभिक काव्यों में, चाहे हम चित्राधार देखते हैं, झरना देखते हैं, वहाँ भाषा में उतनी प्रौढ़ता, परिष्कृति नहीं मिलती है, परंतु जैसे जैसे उनकी कलात्मक कौशल का विकास होता चला जाता है तो हम लहर में देखते हैं, झरना में देखते हैं, और फिर कामायनी में तो पर्याप्त प्रौढ़ता दिखाई देती है। एक एक छंद विशेष रूप से देखने वाला है। जिस अप्रस्तुत का भी वे प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ भी उनका शब्द चयन, शब्द गठन विशेष रूप से देखने योग्य है। जैसे एक छंद हम देखते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वाला मुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। तो अब देखिए, इधर सिंधु लहरियों शब्द का प्रयोग किया और उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? कुटिल काल के जालों से, उनको फन फैलाए हुए व्यालों से उनको उपमित करते हैं। ऐसे ही धसती, धरा, धधकती पूरा एक आनुप्रासिक सौंदर्य है। ज्वाला, ज्वाला मुखी के निश्वास, एक और लय है, पद विन्यास मधुर है और साथ ही उसमें संगीतात्मकता का गुण है। भाषा जैसे बहती हुई चली आ रही है। तो ये प्रसाद जी के शब्द चयन का कौशल है। इसी तरह से उन्होंने शब्द मैत्री का भी विशेष ध्यान रखा है। उनकी शब्द मैत्री बड़ी सुंदर रही है। उन्होंने जो पुराने शब्द थे जो अब प्रयोग में नहीं रहे, उन पुराने शब्दों को भी नया अर्थ, नया संस्कार प्रदान किया। जो अप्रचलित शब्द थे उनमें भी नई आभा, नई चमक पैदा की। जैसे निभृत शब्द, तिमिंगलो शब्द, गोलक शब्द, अकूल शब्द पढ़ते हुए कहीं ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ऐसे शब्द जो जबरदस्ती के रख दिए गए हैं या उससे कविता में कृत्रिमता आ गई है। इन शब्दों का भी, अप्रचलित शब्दों का भी बड़ा सहज, स्वाभाविक प्रयोग प्रसाद जी करते चले जाते हैं। और लाक्षणिक शब्दों को नई भंगिमा उन्होंने प्रदान की। विशेष प्रकार की आंतरिक अनुभूति ही प्रसाद के काव्य भाषा के नएपन के मूल में है। क्योंकि अनुभूति को अभिव्यक्त करना था, आंतरिक अनुभूति को, जो अंतः प्रवृत्ति थी, जो आंतरिक मनोभाव है, उन मनोभावों को प्रचलित पारंपरिक शब्दों में या वाक्य विन्यास में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता था। उसके लिए काव्य भाषा में ध्वन्यात्मकता की आवश्यकता थी, लाक्षणिकता की आवश्यकता थी,
एक काव्य भाषा में नयापन चाहिए था, और इसीलिए जो छायावादी कवियों ने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया वे वास्तव में उनकी आंतरिक अनुभूति की अभिव्यंजना में सहायक हुई है। इसी तरह से कामायनी में प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसा भाव रहा उस भाव की अभिव्यंजना उसी प्रकार एक चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम वासना सर्ग में जहाँ मनु और श्रद्धा के काम वासना के क्षणों की बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यंजना की है। ये प्रसाद जी का ही काव्य कौशल था कि उन्होंने काम वासना के क्षणों का भी जो वर्णन प्रस्तुत किया है वहाँ कहीं भी अश्लीलता नजर नहीं आती है। पूरा मर्यादित चित्रण है और पूरा एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है, और जो श्रद्धा का मनोभाव है, जो मनु के भाव है, वह भी उभर कर प्रस्तुत हो जाते हैं। तो श्रद्धा की जो मनोभाव है उसकी प्रस्तुति इस छंद में हम देख सकते हैं। हमारे सामने पूरा श्रद्धा का एक लज्जा युक्त चित्र प्रस्तुत हो जाता है कि गिर रही पलकें, झुकी थी नासिका की नोक, भ्रूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक, स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गदगद बोल। तो एक एक भाव को, एक एक मनोदशा को, उसके लज्जा के भाव को, उसके काम भाव को प्रसाद जी ने कितने सुंदर शब्दों में, कितने मर्यादित शब्दों में पूरी एक चित्रात्मक शैली से प्रस्तुत कर दिया है। तो ये प्रसाद जी के कलात्मक सौंदर्य को देखा जा सकता है। अब हम मित्रों देखते हैं कि शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य की रचना करते हुए शब्द की 3 शक्तियों की बात कही गई है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। जो भारतेंदु युगीन रचना थी या द्विवेदी युगीन रचना थी वे अभिधा परक थी, इतिवृत्तात्मक थी। उसमें अभिधेयात्मक शब्दों का अधिक प्रयोग था। पर छायावाद तक आते आते अभिधा को श्रेष्ठ नहीं माना गया और लक्षणा शब्द शक्ति को अधिक महत्व दिया गया। लक्षणा के जो विभिन्न भेद है, प्रयोजनवती लक्षणा, स्वरूपा लक्षणा, गौड़ी लक्षणा, सभी लक्षणों का, सभी भेदों का प्रयोग प्रसाद जी कामायनी में करते हैं। और किस लिए किया? भावों को अर्थवत्ता प्रदान करने के लिए, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति मुख्यार्थ तक बताने के बाद वे सीमित हो जाती है। उस मुख्यार्थ से भिन्न जो लक्ष्यार्थ, जो काव्य को एक नई भंगिमा प्रदान करता है, जो कविता को एक नया सौंदर्य प्रदान करता है, वह लाक्षणिक प्रयोग कवि के काव्य कौशल को द्योतित करता है। तो भावों को अर्थवत्ता प्रदान करने के लिए, शब्दों को नई भंगिमा प्रदान करने के लिए कवि ने अनेक लाक्षणिक प्रयोग किए। जैसे हम आशा सर्ग में ही देखते हैं, वहाँ वे रजनी का, रात्रि का मानवीकरण करते हुए और रात्रि को एक नायिका के रूप में चित्रित कर रहे हैं। और वहाँ वे उसे कहते हैं, पगली हाथ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। तो पूरा एक रात्रि का नायिका के रूप में चित्रण कर दिया है, और वह लाक्षणिक प्रयोग से ही संभव हो सकता था। अभिधा शक्ति जो है, जो मुख्यार्थ है, वे यहाँ पर बाधित हो गया। इसी तरह से एक और हम लाक्षणिक प्रयोग देखते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी। तो धरा का मानवीकरण किया गया, जो कहाँ बैठी हो, क्योंकि प्रलय का वर्णन है। प्रलय में चारों ओर जल ही जल है, जल प्लावन की स्थिति है,
और धरा जो है वो वधू के रूप में सिंधु की शैया के ऊपर कैसे बैठी हुई, सकुचाती हुई, तनिक संकुचित बैठी सी। तो इसी तरह से अनेक लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दों की भाव भंगिमा ही बदल गई है, उसका अर्थ सौंदर्य ही बदल गया है। जैसे दीपक के स्वर में दीपना, भौहों की काली भाषा बनना, हिम श्रृंगों से प्राणमयी धारा का बहना, जागरण का हंसना, चंद्रिका का मानस की लहरों पर बिछलना, फूलों की कोमल पंखुड़ियों का अभिनंदन में बिखरना, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना आदि अनेक लाक्षणिक प्रयोग हमें कामायनी में देखने को मिलते हैं। और ये लाक्षणिक प्रयोग कामायनी के कथ्य को अधिक भावपूर्ण, अधिक भंगिमा से, नई भंगिमा से युक्त कर देते हैं। इन लाक्षणिक प्रयोगों को देखते हुए ही हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान सुधाकर पांडे जी ने कहा कि लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा प्रसाद जी ने भावों की अर्थवत्ता को केवल सुकरता प्रदान नहीं की है, सौंदर्य युक्त लय संगीत भी दिया है। इन प्रयोगों के कारण नाटकीय प्रभाव की निष्पत्ति भी हुई है और भाव की अवतारणा प्रभावशाली ढंग से हो सकी है तथा काव्य को शिल्पीय कमनीयता भी मिली है। तो इस तरह से लाक्षणिक प्रयोगों में भावों की अर्थवत्ता भी बढ़ी है, उसमें एक नवीन सौंदर्य भी आया है, संगीतात्मकता का विकास भी आया है और सबसे बड़ी बात, इन लाक्षणिक प्रयोगों के कारण नाटकीयता का संचार भी हुआ है। कामायनी में प्रारंभ से लेकर अंत तक एक नाटकीयता की भावना, नाटकीय प्रभाव की निष्पत्ति भी दिखाई देते हैं। तो ये तो मित्रों हमने बात की लाक्षणिक प्रयोगों को लेकर। कामायनी के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो भाषा शैली, शब्द संयोजन, शब्द मैत्री का प्रयोग और फिर अभिधा की अपेक्षा लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग, लक्षणा शब्द शक्ति को अधिक महत्व देना, ये पूरे छायावादी काव्य की विशेषता रही है। और इस छायावादी कविता को इस प्रकार की भाषा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य प्रसाद जी द्वारा किया गया। तो इस तरह से मित्रों अभी हमने इस व्याख्यान में कामायनी की भाषा शैली की कुछ विशेष प्रवृत्तियों की चर्चा की है। इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।